आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। चलिए पहले इसी को कंटिन्यू करते हैं जो कल का क्वेश्चन था। यहाँ तक सबको क्लियर था? ठीक। चलिए अब देखिए ln का मतलब क्या होता है। ln का मतलब होता है log बेस ई। तो log बेस ई ये आ रहा था ब्रैकेट में 2x + 3 इज इक्वल टू 2t। तो log की एक प्रॉपर्टी होती है। log की प्रॉपर्टी क्या है? जैसे कि आपने लिखा log बेस ए x इज इक्वल टू वाई, ये है। तो ये जो बेस होता है ये यहाँ पे चला जाता है और ये हो जाता है x इज इक्वल टू ए की पावर y। ठीक है, इसको याद रखना है आपको। तो यहाँ पे देखिए ये भी इस तरीके से वैसे ही है। तो e इधर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 2x + 3 इज इक्वल टू e टू द पावर 2t। ठीक, यहाँ से हम लोग निकालेंगे x इज इक्वल टू e की पावर 2t - 3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक, जो हमारी v जो हमने निकाला था उसको पुट करते हैं v वाली इक्वेशन में x की जगह पे। हाँ तो v और t के बीच में रिलेशन आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे x की वैल्यू आप निकाल चुके हैं और x की वैल्यू वहाँ पे पुट कर दीजिए। तो v इज इक्वल टू क्या था 2x + 3। ये सिंपल 2x + 3 इज इक्वल टू e टू द पावर 2t। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा e टू द पावर 2t। खत्म। आगे समझे? सर हमेशा जो log log होगा वो log e की पावर log हाँ e बेस में खुलेगा। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि वो ln होता है, फॉर्मूले में ln आता है और ln का मतलब होता है log बेस e। ठीक, चलिए कुछ और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। a इज इक्वल टू x²। फाइंड वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x। जो आपके दिमाग में आ रहा है पहले वो कीजिए, भले गलत कीजिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर मैं बताता हूँ कैसे करना है। सैटरडे को मेडिकल वालों का डाउट सेशन है असाइनमेंट से रिलेटेड। इसके बाद भी अगर किसी के कोई क्वेश्चन रह जाते हैं तो नेक्स्ट वीक में कॉमन डाउट सेशन लूंगा जिसमें आप लोग ओपनली जो भी पूछना पूछ सकते हैं। सर v इज इक्वल टू x √2x/3। अच्छा आंसर नहीं पता, ये तो रैंडमली मैं देता जा रहा हूँ। देखिए मैथ्स का एक तरीका होता है कि जो मुझे फॉर्मूला पता है वो करते जाओ, आंसर पे खुद ही पहुंच जाएंगे। मैथ्स में अगर जहां सोचने बैठेंगे कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, क्वेश्चन वैसे का वैसे ही रह जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे जो अभी ये वाला पार्ट पढ़ रहे हैं ना, ये वाला पार्ट प्योरली मैथ्स है। फिजिक्स का कोई रोल नहीं है। फिजिक्स का बस एक रोल है कि मेरे को डिफरेंशिएशन करने पे क्या मिलता है और इंटीग्रेशन करने पे क्या मिलता है। इसके अलावा फिजिक्स का कोई रोल नहीं है। ठीक, तो हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा कि मेरे को क्या चाहिए, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स चाहिए। वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स। तो यहाँ पर मेरे को एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता है ना, पहले जो पता है वो कर लेते हैं, देखते हैं उसे आंसर आता है कि नहीं आता। नहीं आता तो फिर दूसरा तरीका सोचेंगे। ठीक है ना। अब पहले अपने दिमाग में लगा लेगा कि यहाँ पे मैं इसको इंटीग्रेट करूँ या डिफरेंशिएट करूँ, ऐसा मत सोचने लगेगा तो क्वेश्चन में फंसे रह जाएंगे। जो पता है पहले वो कर लीजिए, नहीं होगा तो 2 मिनट का टाइम और लगेगा, दूसरा तरीका सोचा जाएगा। ठीक है ना, मैथ्स की प्रैक्टिस ऐसी होती है। तो इसलिए मेरे को जो आता है मैं डायरेक्ट नहीं लिख रहा हूँ, मेरे को तो बस पता है कि मेरे को जो फॉर्मूला पता है बस वो लिख रहा हूँ।
तो मेरे को फॉर्मूला पता था, क्योंकि एक्सीलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ है। तो एक्सीलरेशन लिखने के दो तरीके हैं, या तो मैं डीवी ओवर dt लिखूं, या तो वी डीवी ओवर dx लिखूं। एक्सीलरेशन आपको एज अ फंक्शन ऑफ एक्स दिया है, इसलिए मैं क्या लिखूंगा, एक्सीलरेशन वी डीवी अपॉन dx। yes, ठीक है, तो आपने यहाँ पे लिखा वी डीवी ओवर dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स वाले टर्म को एक तरफ ले लीजिए, तो वी डीवी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर dx। इंटीग्रेट कर दीजिए। ठीक है, x टू दी पावर n dx, इंटीग्रेशन क्या होता है, x टू दी पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाई n प्लस वन। तो उसी तरीके से अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में देखूं, v के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं और वेरिएबल भी v है, इसका मतलब v की पावर क्या है 1, लेकिन n की वैल्यू क्या है 1। तो ये कितना हो जाएगा, v की पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाई n प्लस वन। तो ये कितना आ जाएगा, v v square by स्क्वायर। 2. v equals square upon 2, उसी तरीके से यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 2, ये कितना हो जाएगा, x टू द पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाई n प्लस वन, दैट मीन्स एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3। क्लियर है यहाँ तक। अब मेरे को v एज अ फंक्शन ऑफ x चाहिए, v एज अ फंक्शन ऑफ x, तो v इज इक्वल टू 2x क्यूब डिवाइडेड बाई 3, 1/2 आ गया आंसर। क्लियर है, ये यहीं पे छोड़ दीजिए, वो तो ऑप्शन के हिसाब से हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि किस फॉर्म में आंसर निकाल के चुनना है। देख लीजिए, किसी को भी डाउट है पूछ लीजिए। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, मैथ्स की प्रैक्टिस यहीं से होगी। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, कहीं पे भी डाउट है पूछ लीजिए, कैसे कर रहे हो, क्यों कर रहे हैं। सर हाँ बोलिए। सर मेरे को ये लास्ट वाली लाइन तो समझ में नहीं सर। कौन सा, ये इंटीग्रेशन वाला। नहीं सर, ये v की पावर 2 अपॉन हाँ हाँ इक्वल भाई, टू, हाँ ये तो वाला। ये जो आपका फॉर्मूला क्या है, एक्स टू द पावर n dx इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाई n प्लस। तो यहाँ पे x की जगह क्या है, v है। v की पावर कितनी है 1, इसका मतलब n की यस वैल्यू सर। 1 है। तो यहाँ पे पुट कीजिए, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, v की पावर 1 प्लस वन डिवाइडेड बाई 1 प्लस वन, तो ये कितना हो जाएगा, v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 लेफ्ट हैंड साइड में। और राइट हैंड साइड में x की पावर 2 है, इसका मतलब n की वैल्यू कितनी है 2। ये क्या लिखेंगे, x की पावर 2 प्लस वन डिवाइडेड बाई 2 प्लस वन, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3। यस सर, आगे सर, आगे सर। आ गया, यस। नोट कर लीजिए। अभी तक आप लोगों का एक भी टेस्ट हुआ है कि नहीं, नहीं ना। इस संडे को फिजिक्स का टेस्ट है, मेडिकल वालों का अलग, इंजीनियरिंग वालों का अलग, संडे को। टाइम सर? टाइम 2 बजे के आसपास, 2 से 3, 1 घंटे का टेस्ट है। मेडिकल वालों में 45 क्वेश्चन, इंजीनियरिंग वालों में 30 क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। v is equal to t square, find acceleration as a function of x। मोनिका, शगुफ्ता, हनी, सिद्धार्थ, वीडियो ऑन करके बैठिए। यस सर। मोनिका समझ में आ रहा है।
Sir, x is equal to a cube by 24. सही है। हिमांशु आया आपका? नहीं आया सर। जो पता है वो करते हैं। पहले मेरे को ये चीज पता है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, dx ओवर dt। यही पता है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करें, dx इज इक्वल टू टी स्क्वायर dt। इंटीग्रेट कर दें, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। इसके बाद तो मेरे को इंटीग्रेट ही करना पड़ेगा। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या देगा, x। क्यों? क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ dx, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x की पावर 0 dx। n की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। तो ये कितना हो जाएगा, x की पावर 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 0 प्लस 1। तो ये सिंपल x की पावर 1, दैट मीन्स x हो जाएगा ना। क्लियर है? तो सिंपल dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x। तो वैसे मैंने कहा कि इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या देगा आपको, x इज इक्वल टू टी स्क्वायर n की वैल्यू कितनी है, 2। तो ये कितना हो जाएगा, t की पावर 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1। तो ये कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू टी क्यूब डिवाइडेड बाई 3। आ रहा है समझ में? ठीक। अब हमें क्या चाहिए, आपको एक्सेलरेशन चाहिए, एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ एक्स। चलिए, एक चीज तो आपने ये निकाल ली है, इसको भी यहीं पे छोड़ते हैं। और एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है dv ओवर dt। v की वैल्यू कितनी है, टी स्क्वायर, मतलब कि डिफरेंशिएशन ऑफ टी स्क्वायर। टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2t। तो a इज इक्वल टू 2t आ गया। देखो a और x के बीच में रिलेशन चाहिए ना। तो मैं यहाँ से क्या करूँ, t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a/2। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूँ। ये कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू a/2 का होल क्यूब इंटू 1/3। आ गया a और x के बीच में रिलेशन। ध्यान से देखिए, कोई स्टेप नहीं सर में आया, पूछ लीजिए। x is equal to a cube by 24 आ जाएगा सर। हाँ, क्लियर है हिमांशु? हाँ सर आ गए। और सभी लोगों को क्लियर है? पूजा आया समझ में? आया सर। अच्छा, चलिए नेक्स्ट कीजिए। a is equal to 2v plus 3, find x as a function of time। स्ट्रेट लाइन मोशन की शीट आज मैं सेंड करूंगा। जो जो क्वेश्चन हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस आज से ही स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है, कई लोगों का तो दोहरा अभी तक बचा हुआ है, फर्स्ट चैप्टर वही कंप्लीट नहीं हुआ। नहीं हुआ ना असाइनमेंट अभी तक पूरे कंप्लीट? हो गए पूरे, डाउट पूछ लिए? कल मेडिकल वालों का डाउट सेशन है, मतलब कि सैटरडे को। तो जो भी क्वेश्चन हो पूछ लीजिएगा।
मोनिका, सिद्धार्थ, हनी, वीडियो ऑन करके बैठिए। सर ये मुझे पे तो एक भी नहीं निकल रही सर। मतलब कि कल थोड़ी भी प्रैक्टिस नहीं की, किया था एक भी क्वेश्चन? सर जो आपने कराया था उसी को दोबारा से मतलब रिवाइज किया था बस। हाँ तो फॉर्मूला पता है एक्सेलरेशन का? फॉर्मूला क्या बताइए? सर एक तो होता है डी बाई डी टी और दूसरा होता है वी इंटू डी बाई डी एक्स। यहाँ पे क्या रखेंगे? सर पता ही नहीं पड़ रही है कौन सा रखूँ सर। सिंपल डीवी अपॉन डी टी रखिए। हाँ रख दिया। डीवी अपॉन डी एक्स तो तब रखेंगे जब एक्सेलरेशन और एक्स के बीच में रिलेशन दिया हो, नहीं तो हमेशा तो डीवी सर अपॉन डी टी रखेंगे। तो रखिए। हाँ अभी एक्स नहीं है, रख दिया डी बाई डी टी। इज इक्वल टू 2v प्लस 3। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, v वाले टर्म को एक तरफ ले लीजिए, v होगा ना। हाँ अब इंटीग्रेट कर दीजिए, क्या सोचना है इसमें, एक ही तरीका हम लोग हर एक क्वेश्चन में करते आ रहे हैं। फॉर्मूला लिखना है, उसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करना है, ये तो कर रहे हैं अभी तक। कीजिए, लगाइए फॉर्मूला लगाइए। मैं सिर्फ प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, घबराइए मत, आ जाएगा, आप लोगों को भी आ जाएगी। स्टूडेंट पहली बार पढ़ता है तो होता है कि कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा। 4-5 बार प्रैक्टिस होगी तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। रोज कहता हूँ, फिर से कह रहा हूँ, हम लोग जो भी मेथड एक बार पढ़ेंगे, एक बार में कभी समझ में नहीं आएगा जब तक उससे बहुत प्रैक्टिस नहीं होगी। इसलिए प्लीज आप लोग घबराइए मत। अब मेरे को क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ जाता है कि क्या करना है। क्यों? 18 साल हो गए, ठीक है, पढ़ाते पढ़ाते और प्रैक्टिस करते करते। तीसरे मेरे को क्वेश्चन देखते ही पता चल जाए कि क्या करना, 90%। ठीक है, क्योंकि नए क्वेश्चन तो हमेशा बनते हैं। ठीक, तो नए क्वेश्चन बनते हैं तो वहां पे फिर थोड़ा सोचना पड़ता है। एक दो बार करके मैं भी देखता हूँ क्या क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी हम लोग ज्यादातर जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो ज्यादातर कॉमन क्वेश्चन होते हैं हर एक जगह। तो कॉमन क्वेश्चन में पता होता है कि अब मेरे को क्या करना है। आप लोगों की भी प्रैक्टिस होगी तो ये अपना आप ही आपके माइंड में डेवलप हो जाएगा कि क्या करना है। लेकिन पहली बार में नहीं होगा, वो प्रैक्टिस धीरे धीरे टाइम दीजिए बस। जैसे मैंने बोला मैथ्स है, मैथ्स में जो आता है वो करते जाइए, भले ही थोड़ा सा लेंदी जाएगा और कुछ नहीं होगा इससे ज्यादा। मैथ्स का बेसिक रूल यही होता है, जो आता है करते जाओ। 2 मिनट में आंसर तक पहुंचेंगे या तो 10 मिनट में पहुंचेंगे, लेकिन पहुंचेंगे जरूर। चलिए, इसका बताइए यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में? कुछ फॉर्मूला याद आ रहा है? 1/a(x + b dx इंटीग्रेशन क्या होता है? 1/a ln ax + b। Yes, sir. लेफ्ट हैंड साइड में किसके रेस्पेक्ट में हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं? So v के v के respect रेस्पेक्ट में, ठीक है ना, dv है ना, और वेरिएबल भी v है, दोनों एक ही जैसे हैं। तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकता हूँ। क्या लिखूंगा? 1/a मतलब कि 1/2 ln 2v + 3 इज इक्वल टू dt का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा? t T. ये 2 इधर मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हो जाएगा? ln 2v + 3 इज इक्वल टू 2t। ln का मतलब क्या होता है? log बेस Log e। base की पावर. और मैंने बोला था e यहाँ चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 2v + 3 इज इक्वल टू e की पावर 2t, है ना। अब मेरे को देखिए यहाँ पे क्या चाहिए, x और t के बीच में रिलेशन चाहिए। मैं वेलोसिटी तक तो पहुंच गया, ठीक। अब मैं वेलोसिटी को क्या करूं, फिर से डिफरेंशिएट integrate करूं ना, dx by dt. सॉरी इंटीग्रेट करूं। तो मैं मतलब कि वेलोसिटी को क्या लिख सकता हूँ? dx by dt. dx/dt। तो 2dx/dt इज इक्वल टू e टू द पावर 2t - 3। क्लियर यहाँ तक? Yes, sir. 2dx इज इक्वल टू e टू द पावर 2t dt - 3 dt। क्लियर है?
dt को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने यहाँ। अब एक ही तरीका बचा आपके पास, क्या? इंटीग्रेट। dx का इंटीग्रेशन लेफ्ट हैंड साइड में 2 तो कांस्टेंट है ना, dx का इंटीग्रेशन x e टू दी पावर ax प्लस b का इंटीग्रेशन याद कीजिए, एक फॉर्मूला लिखा था हम लोगों ने। सर ये सेम हो जाएगा। ये होगा ना? यस सर। तो यहाँ पे b तो है नहीं, सिंपल क्या है, e टू दी पावर ax के टर्म में है, तो 1/a मतलब कि 1/2 e टू दी पावर 2t। 3 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, dt का इंटीग्रेशन t। देखिए x और t में आ गया रिलेशन। सर ये 2x इज इक्वल टू, सर 2x तो समझ में आ गया था, लेकिन ये 1/2 e2 t कैसे है सर? ये वाला बेटा फॉर्मूला लगाया हम लोगों ने, ये फॉर्मूला है हम लोगों के पास। e टू दी पावर ax प्लस b, इसका इंटीग्रेशन होता है, जो x का कोफिशिएंट है वो नीचे आ जाता है, लेकिन 1/a e टू दी पावर ax प्लस b। यहाँ पे क्या है, e टू दी पावर 2t dt, यही तो है ना? तो t का कोफिशिएंट क्या है 2, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 e टू दी पावर 2t। बस, नहीं आया? आ गया सर, आ गया सर, आ गया। ठीक है। नयन आ गया? मोनिका, शगुफ्ता, धरा? यस सर। यस सर। मोनिका आया आपको? हिमांशु? हाँ सर आ गए। सिद्धार्थ, आन्या? नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब आपको दूंगा करने के लिए, अब मैं नहीं करूंगा सॉल्व, भले आप 5 मिनट का टाइम लीजिए, 10 मिनट का टाइम लीजिए, लेकिन निकालिए आंसर। ज्यादा से ज्यादा गलत होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। मैं टेस्ट नहीं ले रहा हूँ, प्रैक्टिस करवा रहा हूँ आप लोगों की। नोट कर लिया सभी ने? यस सर। यस सर। एक्स कोई आसान सा क्वेश्चन लेते हैं पहले। v is equal to t square plus t. Find acceleration as a function of velocity. मोनिका बाबा, वीडियो क्यों ऑफ हो रहा है? ऑन कीजिए वीडियो। So v is equal to a square plus 2a by 4. ए स्क्वायर प्लस 2a by 4. नहीं, कुछ गड़बड़ हो रहा है, कहीं पे थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है, देखिए ध्यान से। हनी, आन्या, वीडियो ऑन कीजिए। सिद्धार्थ, आप लोग एक ही बात को रोज रिपीट करवाते हैं मुझसे। ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है, अगर एक ही बात वो सामने वाले से कहता रहे, कभी ना कभी तो उसको गुस्सा आ ही जाएगा।
हनी ऑन कीजिए वीडियो। यस कीजिए, ट्राई कीजिए, जो भी आपको समझ में आ रहा है पहले ट्राई कीजिए, फिर हम लोग करते हैं डिस्कशन। Sir, V is equal to a square minus 1/4. बस आंसर कितना ही आ रहा है? सही से कैलकुलेशन कीजिए। सर यही आ रहा है। ठीक है, चेक करते हैं, शायद हो सकता है वही आ रहा हूँ। चलिए मैं भी करके देख लेता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे वेलोसिटी दिया हुआ है और मेरे को एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन निकालना तो एक ही तरीका मेरे पास, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दें टाइम के रेस्पेक्ट। ठीक है, तो आपने क्या किया, एक्सेलरेशन अगर आपको निकालना है तो डी dv बी by ओवर डी dt टी, equals तो to डी 2. बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर प्लस डी बाई डी टी ऑफ टी, ये तो है। Yes, sir. टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2t, 2t और टी का plus t डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, plus 1। 1. तो यहाँ पे देखिए ये a की वैल्यू आ रही है, तो यहाँ से t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 ना। और ये t की वैल्यू अगर मैं वेलोसिटी में पुट कर दूं तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में आ गया रिलेशन। तो v इज इक्वल टू a माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस a माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 हो गया सॉल्व। सर इसी को सॉल्व करके मेरा फाइनल आंसर आ रहा था v is equal to a square minus 1/4. हाँ ठीक है, मैंने वही बोला, वो देखना पड़ेगा। ऑप्शन में यही था ना, तो मैं इसी के हिसाब से कह रहा था। कहीं पे भी डाउट है पूछ लीजिए। क्लियर है? अब एक जनरल चीज इंटीग्रेशन का बता देता हूँ, क्योंकि अभी हमने अगला पार्ट वही करना है। जैसे कि मैंने लिखा डी एक्स इंटीग्रेशन इज इक्वल टू टी डी टी इंटीग्रेशन, ये है मेरे पास कोई इक्वेशन। और मैंने कहा कि टी इज इक्वल टू, अब लिमिट लगाते हैं इंटीग्रेशन लिमिट। ठीक है, अब उसको देखिए लिमिट कैसे लगाता हूँ, कैसे उसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि t इज इक्वल टू 0 पे, जब मैंने पार्टिकल को देखना स्टार्ट किया था तो उस समय टाइम 0 था। ठीक है, तो जब मैंने पार्टिकल को देखा t इज इक्वल टू 0 पे, पार्टिकल की पोजीशन क्या थी, x1, किसी x1 पोजीशन पे था पार्टिकल। ठीक, और किसी भी टाइम t पे पार्टिकल किस पोजीशन पे पहुंच गया, x2। ये होता है लिमिट कि इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक कर रहे हैं। जैसे इंटीग्रेशन का मतलब मैथमेटिकली क्या बताया था, एरिया अंडर द कर्व, ये होता है इंटीग्रेशन का मतलब। मैंने कहा कि मान लीजिए ये कोई ग्राफ है, ये कोई ग्राफ है, तो एरिया अंडर द कर्व का मतलब क्या हुआ, ये भी तो एरिया है, ये भी एक एरिया है, तो कौन सा एरिया। ठीक है, मेन मुद्दा ये है कि एरिया कौन सा, तो उसके लिए हम लोग लिमिट पुट करते हैं। लिमिट का मतलब कहाँ से कहाँ तक का आपको एरिया चाहिए। मैंने कहा x1 से x2 तक का एरिया चाहिए मेरे को। ठीक है ना,
तो इंटीग्रेशन में हम लोग हमेशा लिमिट पुट करते हैं, ठीक। तो आपने लिमिट पुट किया, धीरे धीरे आ जाएगा। अब मैथ्स में डिटेल में पढ़ना इंजीनियरिंग वालों, ठीक है, मैं सिर्फ फॉर्मूला बता रहा हूँ कैसे अप्लाई करना। अब dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, लिमिट क्या है x1 से x2। t का इंटीग्रेशन क्या होगा, t स्क्वायर बाई 2, तो 1/2 को बाहर ले लीजिए, जो वेरिएबल है उसको रखा मैंने। लिमिट क्या है 0 से t, यही है, ये लिखने का तरीका है लिमिट को। अब हमेशा ध्यान में रखना है कि यहाँ पे अगर मेरे को इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमेशा सबसे पहले अपर लिमिट पुट करते हैं। और किसकी जगह पुट करते हैं, वेरिएबल की जगह, जो वेरिएबल है बस उसकी जगह वैल्यू पुट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल कौन है, x x। राइट हैंड साइड में कौन वेरिएबल है, t t। तो बस वेरिएबल की जगह वैल्यू पुट करनी है। तो सबसे पहले x की जगह क्या पुट करेंगे, अप लिमिट x2 माइनस लोअर लिमिट वेरिएबल की जगह। t स्क्वायर की जगह अपर लिमिट पुट करेंगे t, और t की जगह लोअर लिमिट पुट करेंगे 0। तो देखिए अब इसको लिखते कैसे हैं, इसको लिखने का तरीका है, अपर लिमिट पुट किया वेरिएबल की जगह x2 माइनस x1 इज इक्वल टू 1/2 t स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1 इज इक्वल टू 1/2 t स्क्वायर। आया समझे, हमने यहाँ पे टी स्क्वायर की जगह पे टी क्यों नहीं रखा, t रखा तो तो आपने टी का स्क्वायर भी तो कर दिया। t की जगह t रखना है, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल की जगह अपर लिमिट रखनी है। वेरिएबल t है, t की जगह आपने t रखा है। आ रहा है समझ में, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। मैंने कहा कि कुछ ऐसा होता है 2x + 3 लिमिट होता 1 से 3, ये होता, ठीक। तो हम लिखते 2 × 3 + 3 -1। नहीं, वेरिएबल की जगह अपर लिमिट माइनस वेरिएबल की जगह लोअर लिमिट, ये तरीका 2 है। × 1 + 3। हाँ, 2 × 1 + 3 आया समझ में। वेरिएबल की जगह बस अपर लिमिट पुट करें, वेरिएबल की जगह लोअर लिमिट नोट कीजिए, क्योंकि अब हमें क्वेश्चन इसी पे बेस्ड करने हैं। धीरे धीरे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे अब पूरे फिजिक्स में। बेसिक डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन हम लोग पढ़ लिए। हिमांशु, सिद्धार्थ, आन्या, समझ में आया। हाँ सर। सर इससे पहले जितने इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस किए थे उसमें लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक लगाई थी? कोई नहीं लगाई थी मैंने लिमिट, देखिए कहाँ भी कोई लिमिट लगाई थी, कोई लिमिट नहीं थी, सिंपल इंटीग्रेट करता ही चला गया था, है ना, कोई लिमिट नहीं लगाई है। लेकिन अमूमन हर एक क्वेश्चन में लिमिट लगता है, अमूमन, ठीक है। तो लिमिट लगाने का तरीका बता दिया कैसे लगाते हैं। मोनिका एकांत में बैठी है, बेटा सिर्फ 1 घंटे की क्लास होती है, उसमें भी अगर मैं यहाँ वहाँ बातों में निकाल दूंगा तो पूरा डिस्टरबेंस अगर हो गया तो चीजें बेकार हो जाएंगी। या आप लोगों की वर्चुअल क्लासरूम है, इस चीज को समझिए। भले आप लोग घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं, तो घर पे ऐसी जगह बैठ के मत पढ़िए जहाँ पे कोई ना कोई आता जाता रहता हो। ये मूवी थोड़ी ना है कहीं पे भी मोबाइल लेके बैठ के देख लिए कि 10 लोग बैठे हैं तब भी मोबाइल देख रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। क्योंकि बेसिक क्लासेस हैं, और शुरुआत में अगर बेस हिल गया, अगर कंसंट्रेट नहीं कर पाए, तो आगे वाले चैप्टर्स में प्रॉब्लम आएगी।
इसलिए जब भी आप लोग बैठे तो ऐसी जगह बैठे जहाँ पे कोई भी आता जाता ना और कोई डिस्टर्ब ना करे पूरे 2 घंटे जब तक आपकी क्लासेस चल रही हैं। आप लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, कोई साइड में बातें कर रहा है तो आधा ध्यान कभी उनकी बातों पे जा रहा है, कभी आधा ध्यान आपकी पढ़ाई में जा रहा है। ना बातों को एंजॉय कर पाएंगे ना पढ़ाई को समझ पाएंगे, क्योंकि एंजॉय मैं करने दूंगा नहीं। ठीक, इसलिए किसी एक जगह कंसंट्रेट कीजिए। अच्छा, अभी तक देखिए हमने बहुत बेहतरीन चीज सीखी है। हमने कर तो लिए इतने सारे क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन अभी तक हमें ये नहीं पता चला कि किया क्या, बस क्वेश्चन कर लिए। ठीक, हमने ये किया कि अगर मेरे को कोई भी चीज दी हुई है, अगर मेरे को पोजीशन दिया हुआ है पार्टिकल का टाइम के रेस्पेक्ट में, तो मैं एक्सीलरेशन निकाल सकता हूँ, वेलोसिटी निकाल सकता हूँ, कुछ भी निकाल सकता हूँ। अगर मेरे को कोई भी एक चीज गिवन है, मैं कोई भी दूसरे चीज की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ। ठीक, एक छोटी सी चीज देखते हैं तब आपको रियलाइज होगा, अच्छा 9th में यही किया था हम लोगों ने। क्या किया था? हेडिंग डालते हैं डिस्कशन ऑन कांस्टेंट एक्सीलरेशन। अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो क्या होगा, मैं उसके बारे में डिस्कशन करना चाहता हूँ। अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, ए क्या है आपका कांस्टेंट। एक्सीलरेशन वेक्टर क्वांटिटी होता है ना, इसलिए ये वेक्टर का नोटेशन होता है, उसके लिए भूल जाइए, वेक्टर भी में पढ़ना है हमें। ठीक है, तो मैंने कहा कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। जैसे कि आपने कहा, हम लोग करते थे ना 9th क्लास में कि एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी इज 0 सेकंड, देन फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 10 सेकंड। इस टाइप के क्वेश्चन थे 9th स्टैंडर्ड में। ठीक है, तो मैंने वही कहा एक्सेलरेशन कांस्टेंट, मतलब कि कांस्टेंट है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, कुछ भी है, लेकिन एक कांस्टेंट वैल्यू है जो टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही है। ठीक, चलिए, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन मेरे को पता है कि dv ओवर dt होता है। ठीक, और dv इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a dt। इसको मैंने इंटीग्रेट कर दिया, a तो कांस्टेंट है ना, तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन सिर्फ और सिर्फ का होता है वेरिएबल का, जो वेरी करते हैं उसका इंटीग्रेशन होता है। a तो कांस्टेंट है तो a को मैंने बाहर ले लिया इंटीग्रेशन के। ध्यान से समझिए, नोट करने का पूरा मौका दूंगा। मैंने कहा कि अब मैं लिमिट लगाऊंगा t इज इक्वल टू 0 पे, लेफ्ट हैंड साइड में किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में, dv है ना, तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में इंटीग्रेशन कर रहे हैं वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में। तो मैंने कहा कि t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल की वेलोसिटी ut। ठीक, t इज इक्वल टू t पे पार्टिकल की वेलोसिटी v थी, लिमिट लगा दिया। dv का इंटीग्रेशन क्या होगा, v, लिमिट u से v इज इक्वल टू a, dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, t, लिमिट 0 से t। मैं वेरिएबल की जगह क्या पुट करूंगा, v, और वेरिएबल की जगह क्या पुट करूंगा, u, तो v माइनस u आ जाएगा, और राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, a t माइनस 0, तो ये कितना हो जाएगा, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। ये तो फर्स्ट इक्वेशन आ गई है ना। हमने कुछ रटा थोड़ी ना, हम तो भी जो करते आ रहे थे मैथ्स वो करें। मैंने कोई रटवाया तो नहीं कि इक्वेशन ऑफ फर्स्ट मोशन है। सर हाँ, सर ये वाले सब समझ में नहीं आए सर, ये कैसे सर? क्या नहीं आया समझ में? सर यही सर, जो इंटीग्रेशन वेलोसिटी के हिसाब से u t v को। अरे t इज इक्वल टू 0 पे हम लोग जानते हैं ना, मैंने कहा लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है। माइक को अनम्यूट कीजिए, क्वेश्चन आपने पूछा तो आप माइक को अनम्यूट करके बैठेंगे। यस सर। हाँ, राइट हैंड साइड में किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, क्या सर? राइट हैंड साइड में किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं। सर टाइम के। t इज इक्वल टू 0 पे हम लोग इनिशियल वेलोसिटी को किससे डिनोट करते हैं। मतलब सर क्या? 9th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था कि इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, u से सर।
कर दिया। यस t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल की वेलोसिटी कुछ फाइनल वेलोसिटी हो चुकी होगी v। अब आया Yes. समझ में? यस अब फॉर्मूला लगा दिया dv का इंटीग्रेशन v और dt का इंटीग्रेशन t, और लिमिट लगाने का तरीका बताया था अभी, ये बताया था ना कैसे लिमिट लगाते हैं। यस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये आ गया। यस एक चीज और देखते हैं, हम लोग सिर्फ मैथ्स कर रहे हैं और कुछ नहीं। ठीक, मैंने एक चीज और की, मैंने क्या किया कि ये जो v था, v को मैंने क्या लिख दिया, v को मैंने लिख दिया dx ओवर dt, लिख सकता हूँ यस सर v इज इक्वल टू u प्लस at। अच्छा ये बताइए जो u है इनिशियल वेलोसिटी वो वेरिएबल होगा कि कांस्टेंट? क्या सर इनिशियल वेलोसिटी किसी भी बॉडी की वो कांस्टेंट होगी कि वेरिएबल? कांस्टेंट वेरिएबल कांस्टेंट या वेरिएबल कांस्टेंट होगी सर। क्यों क्या सर क्यों क्यों? सर क्योंकि जब हम स्टार्टिंग होगी तो कोई ना कुछ तो होगा ना, हमारे पास वेरिएबल थोड़ी ना होगा। हाँ जैसे कि मैंने कार स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग में मेरी कार पार्क्ड थी, रुकी हुई थी, तो t इज इक्वल टू 0 पे मेरी कार की स्पीड थी 0, ये इनिशियल वेलोसिटी हो गई। मैं कार को हाईवे पे लेके चला गया, तो अगर मेरे से कोई पूछेगा कि t इज इक्वल टू 0 पे तुम्हारी कार की स्पीड क्या थी, मैं तो हमेशा 0 ही कहूंगा ना, अभी यस भले ही मेरी स्पीड कुछ भी हो, स्टार्टिंग में तो 0 ही थी ना, वो थी ना, कभी भी चेंज होगा नहीं यस है सर समझ? ठीक है, Yes, sir. तो u क्या है आपका कांस्टेंट हो गया। ठीक, इनिशियल वेलोसिटी वेरिएबल नहीं होती। तो अब मैं क्या करूँ, dt को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u dt प्लस at dt। a कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर, u कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर, और इसका इंटीग्रेशन राइट हैंड साइड में किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, t t इज इक्वल टू 0 पे, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, पोजीशन, x का मतलब पोजीशन। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल किस पोजीशन पे था, x1 पोजीशन पे था। t इज इक्वल टू t टाइम पे पार्टिकल किस पोजीशन पे पहुंच गया, x2 पोजीशन पे पहुंच गया। dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x, और लिमिट लगाएंगे x1 से x2, ये हो जाएगा dt का इंटीग्रेशन t 0 से t, और t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t स्क्वायर बाई 2। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या यस करेंगे, x2 माइनस x1, ये हो जाएगा u t माइनस 0, ये हो जाएगा a बाई 2 t स्क्वायर माइनस 0, ये आ जाएगा आपका x2 माइनस x1 इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अरे x2 माइनस x1 तो डिस्प्लेसमेंट होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, यही होता है ना। Yes, sir. ये सेकंड Yes, sir. इक्वेशन आ गई। तो आपको लगता है कि कोई फॉर्मूला याद करने की आवश्यकता है हमें? हम तो करते आ रहे हैं, No, एक ही sir. तरीका पड़ा था, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, बस। तो सोच लीजिए इतना बड़ा हथियार आपको पकड़ा दिया है, अगर इसका हथियार का सदुपयोग करने आ गया तो मतलब कि पूरे पूरे फिजिक्स को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, और इसी की प्रैक्टिस है पूरे 2 साल, पूरे 2 साल प्रैक्टिस करनी है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, तो वो धीरे धीरे समझ में आएगा कब डिफरेंशिएशन करना है, कब सर इंटीग्रेशन। हाँ जैसे बोलिए। हमने यहाँ पे हमें इक्वेशन बनानी थी, इसलिए हमने अपने हिसाब से जो है वो लिमिट्स लगाई, पर हम क्वेश्चंस में अपने हिसाब से लिमिट्स थोड़ी ना लगा सकते। लिमिट तो बेटा यही लगेगी। इनिशियल का मतलब क्या होता है, इनिशियल का मतलब ये होता है टाइम इज इक्वल टू 0 है, यस सर। तो मैंने वही लगाया है। इनिशियल पे पार्टिकल या तो 2 पे होगा, 3 पे होगा, 4 पे होगा, 0 पे होगा, तो मैंने तो x1 माना है ना। और फाइनल पोजीशन कुछ भी होगी, 9 होगी, 10 होगी, 11 होगी, मैंने x2 माना है। तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन तो डिस्प्लेसमेंट होता है, ये तो कोई सा भी क्वेश्चन सेम ही रहेगा, चेंज होगा ही नहीं।
थोड़ा सा वेट करते हैं। अब देखिए पहले वाले इक्वेशन में मैं t की वैल्यू निकाल सकता हूँ पहले वाले इक्वेशन से। और इसको मैं क्या करूँगा, दूसरे वाले में पुट कर दूंगा। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। पहले वाले में से t की वैल्यू निकालिए और इसको दूसरे में पुट कर दीजिए। मेरे को क्या मिलेगा, ये आ जाएगा सॉल्व करने पे, ठीक। तो एक बेहतरीन चीज हमने सीखी तो हमने, चलिए पहले नोट कर लीजिए फिर बताता हूँ थोड़ी सी थियरी। पहले इसको नोट कर लीजिए। हिमांशु, सिद्धार्थ, तानिया क्लियर है? हाँ सर। हम्म। और ये क्वेश्चन 11th स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। 11th का जब भी आपका हाफ ईयरली मेन एग्जाम होगा ये क्वेश्चन दिया जाता है 4 या 5 नंबर। डिराइव इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड, इसको कैलकुलस मेथड कहते हैं। स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। सर x2 माइनस x1 हमने इक्वल ऐसे क्यों लिखा? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट को मैंने एस से डिनोट कर दिया। आपकी मर्जी, आप एक्स से डिनोट कर दीजिए, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। ओके सर। जो हमारे पीछे वाले कॉन्सेप्ट पे जो अभी तक हम लोगों ने डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की मदद से ये सब जो क्वेश्चन किए थे ना, ये सब ऐसे क्वेश्चन आपके असाइनमेंट शीट में हैं, ठीक है। इसलिए मैंने बोला है कि असाइनमेंट शीट आज भेज दूंगा, उसको पढ़िएगा, उसमें से देखिएगा कौन कौन से कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं और उसको ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। हिमांशु, असाइनमेंट शीट अभी भेजूंगा मैं थोड़ी देर में, हाँ सर। नोट कर लिया? यस तो सर। देखिए यहाँ पे मेरे को 3 चीजें मिली। क्या क्या मिला? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, और s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो मैंने कहा कि ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड हैं। ये एक मतलब कि मैं सिंपल से कहूँ, ये 3 फॉर्मूले कब यूज कर सकता हूँ? जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। क्योंकि देखिए हम लोगों ने एक्सेलरेशन को कांस्टेंट रखा था, तभी तो ये फॉर्मूले डिराइव हुए। तो मैं इसको ऐसे फॉर्मूले कह रहा हूँ, ठीक है। हम लोग इसको क्या कहते हैं? इक्वेशन ऑफ मोशन आर वैलिड ओनली फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ये तीनों कब आपके वैलिड होंगे? जब एक्सेलरेशन क्या हो? कांस्टेंट हो। अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल है, वेरिएबल है इसका मतलब जैसे कि मैंने कहा कि a इज इक्वल टू 2x प्लस 3, तो ये कांस्टेंट है कि वेरिएबल? वेरिएबल। क्यों वेरिएबल क्यों 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 वेरिएबल? क्योंकि ये x पे डिपेंड कर रहा है। हाँ, क्योंकि ये x पे डिपेंड कर रहा है। अगर मैं x की वैल्यू को चेंज करूंगा तो a की वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या है? आपका एक्सेलरेशन वेरिएबल है।
तो मैंने कहा कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो मैं 3 इक्वेशन की मदद से जो निकालना है वो निकाल सकता हूँ, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, जो भी निकालना है, टाइम, ठीक। लेकिन अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो मेरे पास बेसिक तरीका क्या है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वही तो कर रहे थे इससे पहले। देखिए ये सब क्वेश्चन वही था, यहाँ पे कोई भी चीज कांस्टेंट नहीं थी, सब वेरिएबल थे, ठीक है। तो अगर ये सब कोई भी वेरिएबल हो, अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल हो, तो बेसिक तरीका क्या है मेरे पास, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, इनकी मदद से मैं कुछ भी निकाल सकता हूँ। लेकिन अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो मैं क्या यूज करूंगा, इन 3 इक्वेशन और मोशन को यूज करूंगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। सर एक क्वेश्चन पूछ रहा था। बोलिए। सर एक क्वेश्चन था, फाइंड द एरिया अंडर द कर्व ई, जिसकी सर इक्वेशन दी हुई थी ई की पावर -2t। कहाँ से कहाँ? सर इसमें, सर इसकी लिमिट्स ही नहीं दे रखी थी बस। लिमिट नहीं दे रखी थी, ठीक है, इसको सिंपल इंटीग्रेट कर दीजिए, ये होगा प्लस सी। सर मैंने भी इतना किया था, लेकिन जो आंसर शीट में आंसर था वो कांस्टेंट था। तो फिर क्वेश्चन गलत हुआ ना, इतना तो कॉमन सेंस लगा लीजिए। जब तो लिमिट नहीं देगा तब तो ये इंडेफिनिट इंटीग्रल है, इंडेफिनिट में कभी भी कांस्टेंट वैल्यू नहीं आती है, मतलब कि क्वेश्चन में कुछ मिस प्रिंट है, बिना सर लिमिट के एरिया नहीं पूछ, होगा। हाँ सर हम बताइए। अपने आप से 0 से इंफिनिटी तक इंटीग्रेट नहीं कर सकते? कैसे? सर एरिया अंडर द कर्व पूछा है तो। एरिया अंडर द कर्व पूछा है तो मेरे को लिमिट देगा ना, अगर मेरे से कुछ पूछे तो लिमिट क्या होगी, तो लिमिट क्या पुट करेंगे, कुछ भी पुट कर सकते हैं, इसमें हजारों आंसर सही हो सकता है, कोई कह ही नहीं सकता कि ये आंसर गलत है। e टू द पावर -2t, e टू द पावर -2t, अभी हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे तो ये क्या होता है, ऐसा जाता है। मैं यहाँ से यहाँ तक के एरिया निकालूं, मैं यहाँ से यहाँ तक के एरिया निकालूं, यहाँ से यहाँ तक एरिया निकालूं, ये तो एरिया अंडर द कर्व ही है, ठीक है। मैं लॉजिकली बोल रहा हूँ आप निकालने के लिए, क्योंकि मैं यहाँ पे कहूँ कि आपका ये जो ग्राफ जाता है कहाँ से कहाँ जा रहा है, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, तो एक तो तरीका है कि आप 0 से लेकर इन्फिनिटी वैल्यू पुट कर दीजिए। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि ये बिल्कुल सही है, क्यों सही है, मैं ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, कुछ भी सही हो सकता है, क्योंकि उसने सिंपल एरिया अंडर द कर्व कहा है, मेरे को लिमिट नहीं दी, तो इसलिए मैंने यहाँ तक छोड़ दिया। सर ये अगर कैसे हुआ, ऑप्शन ये को वाला मैच, इंटीग्रेशन? बेटा फॉर्मूला लगा दिया, e टू द पावर ax प्लस b, याद कीजिए फॉर्मूला क्या होता है, बस फॉर्मूला पुट किया और कुछ नहीं किया मैंने, ठीक है। लेकिन सर हाँ बी अगर 0 हो जाएगा। हाँ b 0 है, लेकिन अब मैच करने वाली बात है कि मेरे को क्वेश्चन के हिसाब से मैच करना है आंसर को, तब तो मेरे को वैल्यू देख के सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे कि इसमें कह दिया कि हाँ कुछ वैल्यू मिल रही है, मेरे को कांस्टेंट वैल्यू मिल रही है। अगर दो चीजें होती हैं, अगर ये दिया रहता ऑप्शन में और एक कांस्टेंट वैल्यू दी रहती, तो मैं किसको करेक्ट मानता, इसको। लेकिन अगर सभी ऑप्शन आपके क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, तब मैं लिमिट पुट कर दूंगा 0 से इन्फिनिटी, अदरवाइज नहीं, तो कुछ भी हो सकता है। ओके सर। तो नेक्स्ट सर क्लास में आपने एक आईआईटी की शीट भेजने को और बोला था, वो भी मैं भेज तो दूं, लेकिन मेरे को थोड़ा सा डर है, क्योंकि वो सही में थोड़ा सा टिपिकल है। मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ कि मेरे डिफरेंशिएशन मैथमेटिकल टूल्स पूरा कंप्लीट हो जाए, उसके बाद मैं उसको भेजूं, क्योंकि मैथमेटिकल टूल्स में डिफरेंशिएशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, एक टॉपिक बचा वेक्टर। सर जो संडे को टेस्ट है वो यूनिट एंड मेजरमेंट का है? हाँ, सिर्फ और सिर्फ यूनिट एंड मेजरमेंट का।